शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से है, जहां साध्वी प्रेम बाइसा केस में आज उनके पिता बीरम दास से दूसरी बार पूछताछ की गई। ये पूछताछ एसीपी बोरानाडा के कार्यालय में हुई, जिसमें डीसीपी विनीत बंसल ने स्वयं जांच की और आईपीएस रोशन मीणा तथा एसआरटी प्रमुख छवि शर्मा भी मौजूद रहे। डीसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। पुलिस ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा संभव हो पाएगा। साध्वी के अकाउंट और मोबाइल से जुड़े तथ्यों का भी गहन जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद बीरम दास को छोड़ दिया गया। उन्होंने मीडिया से कहा कि बेटी को गले लगाना गलत नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। सुमेरपुर से खबर है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल के अधीन पाली जिले में किसानों की सुविधा के लिए 4 गेहूं खरीद केंद्र संचालित होंगे। एफसीआई के अनुसार सुमेरपुर और बाली में 1,000 मैट्रिक टन और तख्तगढ़ में 3,000 मैट्रिक टन और सांडेराव में 1,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सभी खरीद केंद्र 10 मार्च 2026 से पूरी तरह कार्यशील होंगे। एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होगी और किसानों को 72 घंटे में भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम अजमेर द्वारा इस बार पाली जिले में हमने 4 खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तखतगढ़ और सुमेरपुर पहले से ही थे और तखतगढ़ में पिछली बार हमारी परचेज 490 एमटी के अगेंस्ट 4,500 एमटी था, जो बहुत ज़्यादा था। उसी उत्साह को देखते हुए हमने जिले में सांडेराव और बाली इनके अतिरिक्त ये 2 केंद्र और खोले हैं। भारतीय खाद्य निगम मार्च महीने से ये परचेज स्टार्ट करेगा। इसके लिए हमने समुचित मात्रा में गनीज और स्टोरेज कैपेसिटी का भी उचित प्रबंध कर लिया है। भारतीय खाद्य निगम हमेशा किसानों के लिए काम करता आया है। किसानों को उनके एमएसपी का तुरंत लाभ मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको 48 आवर्स में अपनी उपज का भुगतान मिल जाएगा। और सामान्य से उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे जन आधार, बैंक की पासबुक, और बहुत सिंपल प्रोसेस हमारा रहेगा। और अभी से निगम ने इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो मैं सभी किसान भाइयों से, खास करके जो पाली जिले के किसान भाई हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं और जब खरीद स्टार्ट हो तो वो अपनी फसल को मंडी परिसर में लेके आए और निगम के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अपनी बासा के शहबाद से खबर है, जहां उपखंड के ग्राम मुडियार में चने के आकार के ओले गिरे। क्षेत्र में कई जगह हल्की बारिश भी दर्ज की गई। दिन में तेज गर्मी के बाद शाम को मौसम बदला हुआ नजर आया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, तापमान गिरने से सर्दी बढ़ने के आसार भी हैं। आपको बता दें कि सरसों की कटी फसल को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं क्षेत्र में कई जगह हल्की बारिश हुई है, इसी के साथ में कई जगह पर छोटे छोटे ओले भी गिरे हैं, जिससे जो है गर्मी से तो राहत मिली है लोगों को, लेकिन सर्दी अब बढ़ सकती है। अलवर के खेडली से खबर है, खेडली कस्बे की अनाज मंडी परिसर में विशाल पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों से हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राजपूत समाज की सरदारी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी मौजूद रहीं। समागम की खास बात ये रही कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया गया। सामाजिक एकता मंच के संस्थापक एवं उद्योगपति मेधराज सिंह रायल मुख्य वक्ता रहे। समागम को पूरी तरह राजनीतिक चर्चा से दूर रखा गया और समाज में भाईचारा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्था सुचारू रही और पुलिस बल की तैनाती के चलते किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रही। आयोजन में अन्य समाजों के लोगों ने भी भाग लेकर सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। अगली खबर रामदेवरा से है, जहां बाबा रामदेव का माघ मेला
पूर्णिमा के साथ संपन्न हो गया। पिछले 15 दिनों में देश के अलग अलग स्थान से करीब 5 लाख से अधिक लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे। सभी ने बाबा की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना कर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। साथ ही पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही बाबा रामदेव समाधि स्थल के सामने दर्शन करने वालों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति व पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। राम सरोवर, तालाब, पर्चा, बावड़ी, झूला पालना सहित अन्य दर्शनीय स्थान पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना में सच बेधड़क की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। बयाना सब्जी मंडी में लंबे समय से फैली गंदगी और कीचड़ की समस्या को 29 जनवरी को सच बेधड़क राजस्थान द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद कृषि उपज मंडी प्रशासन हरकत में आ गया। मंडी परिसर में जमा कीचड़ और बदबू से सब्जी विक्रेताओं व आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी। वहीं फिसलन के कारण लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे थे। खबर प्रसारित होते ही मंडी प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर जमा कीचड़ हटवाया और साफ सफाई करवाई। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लंबे समय से नालियां जाम होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही थी, जिससे ये स्थिति बनी थी। सफाई के बाद मंडी परिसर में काफी राहत मिली है। कार्रवाई से खुश सब्जी विक्रेताओं और आम लोगों ने सच बेधड़क का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया की वजह से उनकी समस्या का समाधान संभव हो पाया। मट्टी कचरा सब साफ कर, जो कीचड़ था उसको हटा दिया गया है। अजमेर से खबर है, जहां रूपनगढ़ उपखंड के करकेड़ी ग्राम स्थित केरियो की ढाणी में बीती रात एक दंपत्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय कैलाश गुर्जर और उसकी 20 वर्षीय पत्नी हेमा के रूप में हुई है। रात में उल्टियां और घबराहट की शिकायत के बाद दोनों को पहले करकेड़ी चिकित्सा केंद्र और फिर अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में जहर खाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि परिजनों ने किसी भी तरह के संदेह से इनकार कर दिया है। दंपति की ये दूसरी शादी थी और परिवार में किसी प्रकार के विवाद की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। करकड़ी के पास है, जहाँ से एक कैलाश गुजर और एक हेमा, दो पति पत्नी में जहर खा करके और यहाँ अजमेर लेकर आए और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दोनों क्या नाम है? एक का कैलाश गुजर है जो 26 साल का है, हेमा जो 20 साल की है, और कैलाश के पिताजी सुरज्ञान गुजर यहाँ ही मौजूद है, जिन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने किसी प्रकार कोई शंका शोभा नहीं बताया। 6-7 महीने पहले दोनों की पुनर्विवाह है। कैलाश भी शादीशुदा था, हेमा भी शादीशुदा थी। दोनों की वापस वहाँ से दोनों से शादी विच्छेद होने। हनुमानगढ़ जिले के हंसालिया गांव में शिवलिंग को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के शिव चौक पर स्थापित शिवलिंग को खंडित किया गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि शिव चौक पर कल ही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सूचना पर गोलूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया गया। पुलिस ने शिवलिंग को उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह रखने की बात कही है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गोलूवाला थाने की पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। खाजूवाला में दलित नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर सियासत और जनाक्रोश तेज हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस दौरान रेप हत्या मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रमुख है। बता दें कि 24 जनवरी को नाबालिग के साथ रेप और बाद में जहरीला पदार्थ सेवन कराने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 27 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच डीवाईएसपी अमरजीत चावला कर रहे हैं। मांग है कि जो समाज कल्याण के माध्यम से 8 लाख रुपए तुरंत मिलते हैं, एफआईआर होते ही 4 लाख देते हैं, वो आज तक 1 रुपया नहीं आया है। मैंने कल कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया है, अभी एसडीएम साहब को भी कहा है कि तुरंत 4 लाख रुपए इनके घर भेजने का काम करो।
एक हमारी सरकार ने योजना बनाई थी चिरंजीव योजना, उसके अंदर ऐसे हादसों के अंदर उस परिवार को हम 5 लाख रुपए तुरंत भेजते थे। मैंने कल कलेक्टर साहब को भी कहा, आज भी मांग की हमने ज्ञापन में, जिसकी कॉपी अभी हम आपको दे देंगे। वो 5 लाख रुपए ये तुरंत दे सकते हैं, 8 लाख रुपए ये, जिसमें 4 लाख रुपए तुरंत दे सकते हैं, 4 लाख रुपए ये चालान पे देंगे। एक मैंने मांग की कि ये परिवार बिल्कुल गरीब है, धान का परिवार है, दलित परिवार है, इनको एक संविदा में नौकरी दी जाए, ये भी मेरी मांग है। और एक इंदिरा आवास, जिससे कि आज घर जाकर के देखो बैठने की जगह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो अपने बच्ची को पढ़ा रहे थे, वो बच्ची होनहार थी, कल पता नहीं उसका क्या भविष्य था। अगली खबर हिंडौन से है, जहां पर हिंडौन के कोहरा गांव में कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां हरि सिंह गुर्जर के घर पर बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली टीन शेड पर घर और पास के पेड़ पर गिरी, जिससे करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में टीन शेड मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि तेज गर्जना से पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। ये घटना अल सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर परिसर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन और भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। हाउसिंग बोर्ड स्थित मनसा माता मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा में 551 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर गुप्तेश्वर रोड होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां कलश यात्रा का विधिवत समापन किया गया। कलश शोभा यात्रा के पश्चात राम मंदिर परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हनुमान चालीसा पाठ, भजन संध्या और धार्मिक संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राम मंदिर के महंत महामंडलेश्वर श्री अमरदास महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और हिंदू समाज में सनातन धर्म के प्रति आस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां रोहिड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा है। स्कॉर्पियो से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है। करीब 9 किलो गांजा भी इस दौरान जब्त किया गया है। मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से पुलिस फिलहाल गहन पूछताछ कर रही है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को ही हैरत में डाल दिया है। एक सरकारी अधिकारी के सूने आवास में सेंध लगाने के बाद इस अलबेले चोर ने न केवल घर में पड़े सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि आवास की दीवार पर लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में मजेदार और चौंकाने वाले संदेश छोड़ दिया। आपको बता दें कि बिहारी बाबू रिपोर्ट मत करना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाना। अंत में लिखा कि आपकी सुंदर पेन से लिख रहा हूं कि मैं बिहारी बाबू तुम्हारा अन्न खाया हूं और आनंद आया, पर मजबूरी ने पहली बार ऐसा करवाया है। अगर जिंदा रहा तो ऐसा नहीं भूलूंगा। धन्यवाद बिहारी बाबू। तो चोर ने मकान से कीमती सामान भी चोर किया। इसके साथ में उसने एक नोट लिखा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट खोखला और दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट पेश हुआ, शेयर बाजार गिर गया और निवेशकों को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। टीकाराम जूली ने कहा कि इस बजट में कोई स्पष्ट विजन नहीं है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान ने केंद्र को 14 सांसद दिए हैं, फिर भी इस बजट में राज्य को कुछ भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर उन्होंने इस बजट को निराशाजनक बताया। जो बजट आया है एकदम ही दिशाविहीन बजट है और बजट जैसे ही सरकार ने पढ़ा तो हाथ के हाथ शेयर मार्केट गिर गया है। ये बता रहा है कि जो निवेशक है उनको भी हजारों करोड़ का नुकसान आज ही हो गया एक ही दिन के अंदर, और बजट दिशाहीन था इसलिए शेयर मार्केट गिरा है। नहीं, जब बजट अच्छा आता है तो शेयर मार्केट तुरंत जो है अच्छे स्थिति के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है,
कोई किसी प्रकार की टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई है। और हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो लगातार जो है 25 सांसद 2 बार राजस्थान से गए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, राजस्थान की जो डिमांड थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं, कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं, AI जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी ख़त्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पड़ा। पाली जिले के देसूरी उपखंड से बड़ी खबर है। पुलिस ने ऑपरेशन गुप्त व प्रहार के तहत नकबजनी की बड़ी वारदात का सफल खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय सिकलीगर गैंग के मास्टरमाइंड सहित 3 शातिर नकाबगंज को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 21 जनवरी की रात सादड़ी कस्बे में एक मकान का ताला तोड़कर आरोपियों ने सोने चांदी के जेवरात और करीब 3 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए थे। वारदात के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर CCTV फुटेज, तकनीकी इनपुट और सूचना के आधार पर जांच तेज की। जांच में गैंग के सरगना परेश उर्फ शिवा वाघेला सहित सोनू सिंह और कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ गुजरात सहित कई थानों में चोरी, लूट और नकबजनी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस चोरी के माल की बरामदगी और अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। पाली के बालीनाडा थाना क्षेत्र के झुंपा सेरावा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने आपसी कहासुनी के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसने स्वयं भी आत्महत्या कर ली। ये वारदात बेरीडी ग्राम पंचायत के निकट हुई। मृतका कमला के पिता ने नाड़ा रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या उसके पति ने की है। रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद नाड़ा थानाधिकारी पुलिस टीम पर पहुंची और पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर चामुंडेरी PHC की मोर्चरी में रखवाया है। आपको बता दें कि इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि घटनास्थल से दूर जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी के निकट एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालोर के दासपा से खबर है, जहां RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दासपा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, आदर्श परिवार और सनातन संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता संस्कृत भारती के प्रांत सहमंत्री और RSS विचारक केशर सिंह राठौड़ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बदलती राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों में हिंदू समाज का संगठित रहना बेहद ही जरूरी है। वहीं सम्मेलन में हजारों की संख्या में मातृशक्तियों और पुरुषों ने भाग लिया। दासपा के चामुंडा माता मंदिर परिसर में आयोजित इस विराट हिंदू सम्मेलन में आसपास के कई गांवों से लोग पहुंचे। भारत माता मंदिर खिमाड़ा के संयोजक इंद्र सिंह ने सामाजिक एकता को कमजोर करने वाली ताकतों से सावधान रहने का आह्वान भी किया। अगली खबर विजयनगर से है, जहां बाड़ी माता तीर्थ धाम शिव शनि मंदिर में गौ नंदी का पूर्ण विधि विधान से विवाह करवाया गया। नंदी का तोरण शिव शनि मंदिर चौसला में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ, जिसके बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का मार्ग भक्तिमय जयकारों और भजनों से गूंज उठा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर मौजूद रहे। करौली के श्री महावीर जी से खबर है, जहां माघ शुल्क पूर्णिमा विक्रम संवत 2082 के पावन अवसर पर श्री महावीर जी परिसर में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे 501 कलश यात्रा से हुई, जिसमें मातृशक्ति ने पारंपरिक परिधान में कलश धारण कर हिस्सा लिया। नगरवासियों ने JCB से पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। यात्रा में भक्तों ने ध्वज पताकाओं के साथ नृत्य और झांकियों के माध्यम से श्रद्धा का परिचय दिया। कलश यात्रा के बाद धर्म सभा आयोजित हुई, जिसमें गौ पूजन, भारत माता की आरती, संत महात्माओं के प्रेरक उद्बोधन और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वक्ताओं ने समाज में एकता, संस्कार, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
अगली खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है और देश के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करता है। उन्होंने बजट को लोकल फॉर वोकल को मजबूती देने वाला बताया, साथ ही साथ लोक कल्याणकारी और राज्यों की जरूरतों के अनुरूप बताया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट को बेहद ही अहम करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। इसी कारण इस पर्वतीय राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि ये बजट राज्य के विकास को नई गति देगा। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहाँ की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। और हमारे लिए, चूँकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। और चूँकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को। खबर लखनपुर से है, जहां लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आज विकास कार्यों को नई गति मिली, जहां पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन राजेश अग्रवाल ने 4,18,66,000 रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम नगर पंचायत लखनपुर के वार्ड क्रमांक 15 शिवपुर और वार्ड क्रमांक 6 मस्जिद के पीछे ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री दिनेश साहू भी उपस्थित रहीं। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक नाली निर्माण, सीसी रोड, पीसीसी रोड, बाउंड्री वॉल, शेड निर्माण, सीडी निर्माण, संस्कृति कक्ष, सामुदायिक भवन, खेल विकास कार्य, पुलिया निर्माण, स्ट्रीट लाइट और तालाब विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आंगनबाड़ी को हमको बहुत ज्यादा मजबूत करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना है, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है। इन सब को मजबूती देने के लिए कुछ विभागों को एक दूसरे से जोड़कर, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर इस कार्य को करना है। और बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष हमारी आंगनबाड़ी जो है उनको स्मार्ट आंगनबाड़ी में, कई आंगनबाड़ियों को, लगभग 30 को बता रहे हैं कि स्मार्ट आंगनबाड़ी में चेंज किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी बच्चियां जो स्कूल में जाती हैं उनके लिए स्पेशल शौचालय की व्यवस्था सभी स्कूलों में किया जाएगा, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य।
अंबिकापुर में एक बार फिर नकली पनीर का मामला सामने आया है। नकली खोया और मिलावटी दही का भांडाफोड़ बिलासपुर से बड़ी मात्रा में सामने आया है। मिलावटी खोआ, पनीर, दही और बस स्टैंड में पकड़ाया गया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर के बाजारों में ये खपाया जा रहा था। मिलावटी खीवा, पनीर, दही बिलासपुर और रायपुर से रोजाना बस के माध्यम से अंबिकापुर सप्लाई किया जाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ सूचना मिलने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची फूड एवं सेफ्टी विभाग की टीम। फूड एवं सेफ्टी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी इस दौरान सवाल उठाए गए हैं। रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री शाह ने केंद्रीय बजट 2026-27 को देश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट आर्थिक विकास के साथ साथ हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित होगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधे इसका फायदा मिलेगा और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए बजट में किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालन और डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहन देने तथा स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के ठोस प्रावधान किए गए हैं। इसका आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई, अभिवादन है, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। और बहुत ही विकास उन्मुखी बजट है, सभी क्षेत्रों का इसमें ध्यान दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्पना परिकल्पना है 2047 तक हमारा यह देश और पूर्ण रूप से विकसित हो, ऐसे कई प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं की दृष्टि से, हमारी मातृशक्ति महिलाओं की दृष्टि से उनको संबल प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे रेलवे का जो कॉरिडोर है उसको दृष्टि से, देश के आम जनता के लिए, देश की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और रही बात, जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बड़ा दावा करते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ को फिर इस समय केंद्र सरकार ने। अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल से खबर है, जहां केंद्रीय बजट को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कोई ठोस और विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बजट आम जनता, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। मुकेश नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी बजट में कोई विशेष पैकेज या राहत की घोषणा नहीं की गई है। बड़े लोगों को फायदा होगा, मध्यम वर्गीय और उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के लिए भी ये बजट निराशाजनक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बुंदेलखंड की जो बेतवा और कैन लिंक परियोजना है उस पर 2400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इतना ही बजट पिछले वर्ष था, यानी 2 वर्षों में 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और जबकि इस पर
41,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इस तरह से तो ये योजना 15-20 साल में बनेगी, यानी एक पीढ़ी को उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा, इतना लेट हो जाएगी। दूसरा, जो रोजगार सृजन की बात कही गई है इस पूरे बजट में, वो काल्पनिक है। मध्य प्रदेश के लिए कहा गया है कि इससे 3 लाख लोग। भिंड से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जब 4 दबंगों ने एक शराब के ठेके पर पहुंचकर ठेके के सेल्समैन पर गोली चला दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले 4 दबंग कार में सवार होकर शराब के ठेके पर पहुंचे और शराब की बोतल मांगने लगे। जब सेल्समैन ने शराब की बोतल के रुपए मांगे तो दबंग आग बबूला हो गए और विवाद होने के एक दिन बाद 2 दबंग फिर से शराब के ठेके पर पहुंचे और अचानक पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली लगने से सेल्समैन घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 की पुलिस पहुंची और घायल को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। वहीं अटेर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पत्तापुरा शराब की दुकान पे सेल्समैन हूँ। परसों की बात है, परसों जे अर्पित कांकर मुल्लीपुरा और भूरे भदौरिया अंगदपुरा का और उसके साथ भी कुछ लोग थे। 4 व्हीलर गाड़ी से आए, हमसे इन्होंने बियर की बोतल मांगी, हमने उनसे पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार किया। फिर हमारे गेट में लातें मारी बहुत ज़ोर से, गाली गलौज की। फिर उसके बाद गाली गलौज की, तब तो हमको मौका नहीं मिला, लेकिन फिर और वो साथी उसको ले जाके गाड़ी में बैठा दिए, तब हमको थोड़ा मौका मिला, हमने वीडियो बना ली। फिर गाली गलौज के दे रहा है। ये करीबन परसों की बात है, 9:35 के समथिंग। कल क्या मामला हुआ? ओ सर, कल भी हम दुकान पर थे, अकेले ही थे। जे अर्पित कांकर और भूरे अंगदपुरा का भदौरिया, जे दोनों आए सर, इन्होंने सीधी पिस्टल निकाली और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 9वां बजट आज संसद में पेश किया। इस बजट में देश के हर क्षेत्र के लिए विकास और नए अवसरों को दिशा तय करने की कोशिश की गई। इस बार के बजट में रक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्टार्टअप तक कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इस बजट में किस क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ खास फायदा मिलेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार बजट पेश किया। इस बजट में किस सेक्टर को क्या कुछ मिला है खास, आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को 1.63 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया गया है। हाई वैल्यू फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण रोजगार और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने की पहल। लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए अपने खुद के रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। पशु चिकित्सा के लिए 20,000 नए पेशेवरों को तैयार करने हेतु सब्सिडी और लोन की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही 500 जलाशय और अमृत सरोवर के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। इसी के साथ कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। इस बजट में भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना। मैन्युफैक्चरिंग व एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ एसएमएस ग्रोथ फाउंड और लिक्विडिटी सपोर्ट की घोषणा की गई है। एमएसएमई सेक्टर को राहत और सस्ती फंडिंग। मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर और सप्लाई चेन मजबूत करने की योजना। रोजगार सृजन को माना बजट की बड़ी प्राथमिकता। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में सुधार के लिए रिवाइवल प्रोग्राम और क्लस्टर अपग्रेडेशन। शिक्षा व कौशल विकास, स्किल बेस्ड और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। इसमें डिजिटल शिक्षा और नए तकनीकी लैब्स शामिल हैं। युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने की तैयारी। उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार की योजना। हर जिले में छात्रावास और एवीजीसी कंटेंट लैब सहित नई यूनिवर्सिटीज की घोषणा की गई है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब बनाई जाएगी। आईआईएम के साथ मिलकर 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 युवाओं को हाईटेक गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी।
खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर अगले दशक के बड़े मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। गर्ल्स एजुकेशन के लिए करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अब बात स्वास्थ्य क्षेत्र की। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती। मेडिकल एजुकेशन और एलाइड हेल्थ सेक्टर पर दिया गया जोर। आयुष और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। हीमोफीलिया, स्किल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गयी। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रमोशनल तैयार होंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है। बेंगलुरु के निम्स की तर्ज पर निम्स 2 की स्थापना होगी। रांची और तेजपुर के संस्थाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म। भारत को इलाज का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए राज्यों में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। रोजगार और सर्विस सेक्टर। AVGC क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर। सर्विस सेक्टर को ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश। स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट। महिला और युवा सशक्तिकरण पर जोर। टैक्स और फाइनेंशियली सेक्टर। विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले टैक्स यानी कि TCS को 5% और 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है। निजी उपयोग के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। नया आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से लागू। टैक्स कानून और फॉर्म होंगे सरल। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के संकेत। निवेश और बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने पर फोकस। बैंकिंग और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पर ध्यान। मिडिल क्लास और कारोबारियों को संतुलन का संदेश। अब बात रक्षा सेक्टर की। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रक्षा बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। कुल रक्षा व्यय आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सीमा सुरक्षा पर केंद्रित है। कुल रक्षा बजट आपको बता दें कि लगभग 7.84 लाख करोड़। ये पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 15% अधिक है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए संतुलित आवंटन। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया गया। निजी कंपनियों और MSME को रक्षा उत्पादन से जोड़ने पर जोर दिया गया। स्वदेशी हथियार, ड्रोन, मिसाइल और रक्षा उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता दी गई है। रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया, जिससे नई तकनीक और हथियार खरीदे जा सके। आधुनिक टैंक, फाइटर जेट, युद्धपोत और एडवांस सिस्टम शामिल है इसमें। जबकि सीमा पर तैनात जवानों के लिए अत्याधुनिक संसाधन, DRDO और रक्षा स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फॉर, स्पेस डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर निवेश। तो ये थे साल 2026 और 27 के बजट के कुछ खास बिंदु जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए। इस बजट में देश के हर सेक्टर की विकास और अवसरों की दिशा तय करने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।